टीएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अब फिर से यहाँ पे देखिए 934वें प्रश्न से हम देखेंगे। 933 प्रश्नों को इसके पहले देखा गया था। और आपको पता है कि सक्षमता परीक्षा के लिए ये सभी प्रैक्टिस सेट हैं जो नियोजित शिक्षकों को देनी है और जिसके लिए आवेदन 1 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। आज 1 फरवरी है भी और आज से आवेदन शुरू भी हो रहे हैं। इस समय बहुत कम है, तो आइए पहले 1000 प्रश्नों को पूरा करते हैं और इसके बाद हम और भी टॉपिक लाएँगे, यानी कि विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के और भी बहुत सारे वीडियो होंगे जो आपकी तैयारी के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्तुल गति का उदाहरण है। आप देख सकते हैं ऑप्शन आपके सामने है। वो ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा। इसमें देखिए वर्तुल गति का उदाहरण कौन सा है और आप देख सकते हैं। और इसमें जो ऑप्शन देखिए सी है, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है वो वर्तुल गति का उदाहरण है। यानी कि सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, एक निश्चित पथ उनका होता है और ऐसे में पृथ्वी भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हैं और ये वर्तुल गति का उदाहरण है। इसके बाद है कि चाल का मूल मात्रक क्या है। अगला प्रश्न है, चाल का मूल मात्रक क्या है। चाल का मूल मात्रक क्या है। देखिए चाल को हम मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं। चाल और वेग दोनों का ही मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल और इसके साथ जो वेग यानी कि वेलोसिटी होता है, दोनों का वेग होता है मीटर प्रति सेकंड और इसको हम ऐसे मीटर प्रति सेकंड ऐसे भी लिखा जाता है। इसके बाद है कि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती हैं तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या है। यानी कि अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, 1 घंटे में यानी कि 60 मिनट में 60 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। देखिए बस का चाल दिया गया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में, 1 घंटा में हम जानते हैं कि 60 मिनट होता है। तो इस 60 मिनट में जब 60 किलोमीटर यात्रा तय करती हैं तो यहाँ से है कि अगर 45 मिनट वो अगर कार चलती हैं या बस चलती हैं तो कुल कितनी दूरी तय करेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर चलती हैं, तो इस हिसाब से तभी तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर चल जाती है, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि 1 मिनट में 1 किलोमीटर जाती हैं, तो इस हिसाब से 45 मिनट में कितना जाएगी, तो 45 किलोमीटर जाएगी। यानी कि ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। इसके बाद है कि अवशिष्ट जल क्या होता है। पीने योग्य, स्नान योग्य, दूषित या फिर भोजन बनाने वाले। तो इसका देखिए भोजन बनाने योग्य जो जल होता है, यानी कि देखिए इसमें अवशिष्ट जल जो होगा, अवशिष्ट का मतलब होता है कि जो बेकार यानी कि जो यूज के उपयोग के लायक जो नहीं रहता है वैसे चीज़ों को हम अवशिष्ट कहते हैं। तो ऐसे में दूषित जल जो होगा वो अवशिष्ट जल का उदाहरण है। इसके बाद है कि रेशम प्राप्त करने वाले के लिए रेशम कीटों का पालन क्या कहलाता है। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और आप जानते हैं कि रेशम जो है यानी कि शहतूत के, यानी कि जो कोकून के वो शहतूत के पौधे पर पत्ते पर वो पलते हैं रेशम जो कीड़े होते हैं। तो इस तरीके से रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को जो पाला जाता है उसको सेरीकल्चर के नाम से जाना जाता है। यानी कि ऑप्शन इसका डी सही है। इसके बाद से देखिए इसमें यहाँ दिया गया है कि फ्लोरिकल्चर, ये पुष्प की खेती को हम फूलों की जो खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। सिल्वीकल्चर है दूसरा जो ऑप्शन दिया हुआ है, सिल्वीकल्चर। इसको हम वन यानी कि जो वनों को बढ़ाने का जो काम यानी कि वन जो लगाने का कार्य होता है। और एक एपीकल्चर है जो मधुमक्खी पालन से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जल धारण की क्षमता सबसे अधिक किसमें होती है। अब देखिए अगला प्रश्न है कि जल धारण की सबसे अधिक क्षमता किसमें होती है। देखिए जल धारण की जो सबसे अधिक क्षमता होती है वो चिकनी मिट्टी में होती है, यानी कि ऑप्शन बी इसके लिए सही जवाब है। इसके बाद है नेक्स्ट प्रश्न है कि धान की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन है। धान की फसल के लिए आप जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की मिट्टी होती है, यानी कि हमारे भारत में मुख्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं और सभी मिट्टी में अलग अलग प्रकार के फसलों के लिए उपयोगी होती हैं या उपयोग होती हैं। यहाँ प्रश्न है कि धान की फसल के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन है। तो देखिए चिकनी और दोमट जो मिट्टी होती है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती हैं। इस नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रकार की मिट्टी में अंतःश्रवण का दर सबसे अधिक होता है। किस प्रकार, कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें अंतःश्रवण का दर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बलुई मिट्टी होगा। नेक्स्ट है कि अंतःश्वसन के लिए पसलियाँ किस प्रकार की होती हैं। अंतःश्वसन के लिए पसलियाँ जो है वो किस प्रकार की होती हैं। तो इसका ऑप्शन है यानी कि ऑप्शन सी है, यानी कि ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। अंतःश्वसन के समय जो पसलियाँ होती हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती हैं। नेक्स्ट है कि उच्छ्वसन के समय पसलियों की गति जो होती किस प्रकार की होती हैं। ये जो श्वसन है उसके समय पसलियों की गति किस प्रकार की होती हैं। तो सही जवाब है कि उस समय नीचे और अंदर की ओर गति करती हैं जो पसलियाँ होती हैं उच्च श्वसन के समय।
अब ये देखिए यहाँ से, अब इसके बाद के प्रश्न है, यहाँ देख सकते हैं 944वां प्रश्न होगा कि मछलियों में श्वसन के लिए कौन से अंग होते हैं। मछलियों में कौन सा अंग है जो श्वसन के लिए होता है, या मछलियाँ किस अंग से श्वसन लेती हैं। तो काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि देखिए मछलियाँ जो हैं वो गलफड़ से, यानी कि गलफड़ से मछलियाँ जो है कि श्वसन करती है, इसको गिल भी कहते हैं। श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस निकलती है, यानी कि सांस लेने के दौरान श्वसन के फलस्वरूप कौन सी गैस बाहर निकलती हैं। हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इस तरीके से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर निकलती हैं श्वसन के दौरान। नेक्स्ट है कि परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो देखिए परागकण जो होते हैं, यानी कि पुष्प में जो परागकण होते हैं और वो वर्तिकाग्र पे जब पहुंचते हैं तो उस क्रिया को हम परागण कहते हैं। और नेक्स्ट है कि परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर किस में बदल जाता है। जब परिपक्व होता है तो भ्रूण जो है वो विकसित होता है और वो किस में बदलता है, तो फल में बदल जाता है। इसके बाद है कि नर और मादा युग्मक का मिलन क्या कहलाता है। नर और मादा युग्मक जब मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो नर और मादा युग्मकों का जो मिलन होता है, यानी कि उसे निषेचन कहा जाता है। और इसके फलस्वरूप जो है कि नए प्रजाति का जन्म होता है। यानी कि इसके बाद से नेक्स्ट है कि रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है। रक्त जो है, यानी कि शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त का प्रवाह हमेशा होता रहता है, तो किस भाग के द्वारा। तो सही जवाब है कि जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं और वो क्या करती हैं कि रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुँचाती रहती हैं। लाल रक्त का रंग जो लाल होता है वो किस वर्णक के कारण होता है। देखिए रक्त में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है एक प्रकार का वो लाल वर्णक होता है और उसके चलते रक्त का जो रंग है, यानी कि वो ब्लड का रंग लाल होता है। नेक्स्ट है कि रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करती हैं वो कौन है। WBC है जो रक्त में ये ब्लड सेल होते हैं और ये क्या करते हैं कि रोगाणुओं को, यानी कि रोग के जो कारक रहते हैं उसको वो हटाते रहते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। रक्त का थक्का बनना किस कोशिका की उपस्थिति के कारण होता है। रक्त जो है थक्का अगर नहीं जमे तो रक्त का बहना बंद नहीं होगा। तो रक्त जो है कि थक्का बनता है, जब हमारे शरीर का कोई अंग जब कट जाता है तो रक्त निकलता है और फिर बाद में वहाँ पे थक्का बन जाता है, यानी कि रक्त जम जाता है और इसके फलस्वरूप हमारा रक्त बहना बंद हो जाता है। तो वो किसके द्वारा होता है, तो ये प्लेटलेट्स के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी स्पंदन होती हैं। जब आदमी विश्राम की अवस्था में रहता है तो एक वयस्क व्यक्ति की जो नाड़ी का स्पंदन, यानी कि जो उसका बीट है वो किस स्पीड से चलता है। तो सही जवाब है देखिए इसमें 72 बार, यानी कि प्रति मिनट 72 बार जो है कि नाड़ियों का स्पंदन पाया जाता है। धान की फसल ये किस प्रकार की फसल है भारत में, यानी कि देखिए हमारे यहाँ रबी और खरीफ 2 प्रकार की फसलें होती हैं। तो धान जो है वो खरीफ फसल का उदाहरण है। रबी फसल में हम, यानी कि जो रबी जो फसल है वो नवंबर में शुरू होती है, उसकी जो बुआई होती है, यानी कि गेहूँ है, मटर, चना, ये सब रबी में आते हैं। जबकि धान के साथ जो फसलें उगाई जाती हैं यानी कि वो खरीफ फसल है। चना की फसल, देखिए चना की फसल अभी हमने बताया कि ये अभी मौसम है, यानी कि नवंबर के बाद ही इसकी बुआई होती है, यानी कि गेहूँ के साथ ये बोया जाता है, यानी कि ये है रबी फसल है चना। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा यहाँ से कि उर्वरक क्या होता है। देखिए उर्वरक यानी कि खेतों में हम उर्वरक देते हैं ताकि फसलों का उत्पादन अधिक से अधिक हो और मिट्टी की जो उर्वरक शक्ति है वो बनी रहे। तो उर्वरक क्या होता है, तो कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक, उसमें कार्बनिक लवण भी होते हैं इसमें। इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। और खरपतवार हटाने को क्या कहते हैं, यानी कि जब मुख्य फसल के साथ साथ कुछ अन्य पौधे भी खेतों में उग जाते हैं, जो कह सकते हैं कि वो फसलों के अतिरिक्त पौधे होते हैं, यानी कि वो उसी को खरपतवार कहते हैं। और ये उसको हटाना आवश्यक होता है क्योंकि वो मुख्य फसल पर को क्षति पहुंचाते हैं और पैदावार कम होती हैं। उससे निराई कहा जाता है, यानी कि उसको हम सोहनी भी कहते हैं कि खरपतवार को हटाते हैं और मुख्य फसल को हम संरक्षण करते हैं। अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है, ये अगला प्रश्न है। काफ़ी आसान सा प्रश्न है कि अनाज का भंडारण कैसे किया जाता है। तो देखिए अनाज का जो भंडारण होता है वो कैसे होता है, तो देखिए जूट के बोरों में, यानी कि बोरे में हम अनाजों को रखते हैं। धातु के पात्रों में, यानी कि बहुत से धातुओं के भी बर्तन या फिर ऐसे बना करके उसमें रखा जाता है। और कोठियों में भी, यानी कि इस तरीके से ये सभी विधियाँ जो हैं वो भंडारण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं। इनमें से कौन असंपर्क बल है, असंपर्क बल ये कौन सा है, तो देखिए इसमें से जो चुंबकीय बल है वो असंपर्क बल होता है, यानी कि बिना संपर्क में भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। नेक्स्ट है कि चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या होता है। चीनी को अल्कोहल में बदल देता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है, यानी कि उसे क्लीवन कहा जाता है।
पावरोटी या इडली के फूलने का क्या कारण है? पावरोटी देखते हैं कि काफ़ी फूला रहता है, तो उसके फूलने का कारण आखिर क्या है, देख सकते हैं आप। तो पावरोटी के फूलने का कारण क्या है? तो ऑप्शन आपके सामने हैं और आप देख सकते हैं सही जवाब है इसका, यानी कि ऑप्शन सी होगा, यानी कि क्लीवन के कारण ही पावरोटी या इडली जो है कि पूरी तरह से फूल जाती हैं। सूक्ष्मजीव जो परपोषी में गुणन करता है उसे क्या कहते हैं? वैसे सूक्ष्मजीवों को क्या कहते हैं? तो उसे विषाणु कहा जाता है। इसके बाद है कि नेक्स्ट प्रश्न है कि दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्मजीव लैक्टोबैसिलस है, यानी कि ये पहले भी ये प्रश्न आ चुका है कि लैक्टोबैसिलस एक जीव होते हैं, जीवाणु होते हैं जो दूध को दही में बदलने का काम करते हैं, यानी कि दूध को जमा देते हैं और फलस्वरूप वो दही में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए यहाँ से। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है कि धरती पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियाँ, उनके आपसी संबंध को क्या कहा जाता है? जीवों पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रजातियों और उनके आपसी संबंध को हम क्या कहते हैं? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, और सही जवाब क्या हो सकता है? उसे जैव विविधता कहा जाता है। यानी कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं या जीवों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लेकिन सभी जीवों का एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार संबंध है और वो सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, तो उसे ही जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है। यानी कि जीवों में विविधता है फिर भी आपसी जो है एक तरीके से संबंध रहता है, और यही कारण है कि उसी के फलस्वरूप हमारा ये वातावरण है वो सुरक्षित रहता है या उसमें विभिन्न बदलाव आते रहते हैं। अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना है? अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या मना रहता है, यानी किस चीज़ों पर मनाही रहती हैं? तो हम उसमें देखिए, अभयारण्य में आप जो है कि देखिए कृषि नहीं कर सकते हैं, आप चारागाह के रूप में भी उसका आप यूज नहीं कर सकते हैं, शिकार तो और भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं वो वनों के संरक्षण के लिए या वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लगाए जाते हैं। तो ये उपयुक्त में से सभी आंसर इसके लिए सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन से जंतु विलुप्त होते जा रहे हैं? विलुप्त होने वाले जंतु कौन से हैं जो हमेशा विलुप्त होते जा रहे हैं? देखिएगा, तो इसका सही जवाब है देखिए बाघ, गैंडा और ब्लू व्हेल, ये सभी की प्रजातियाँ लुप्त हो रही हैं, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब, इसका ऑप्शन डी होगा इसके लिए सही जवाब। और एक है कि राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? राष्ट्रीय जलीय जीव यानी कि देखिए डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है, इस तरीके से ऑप्शन बी इसके लिए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से देखेंगे हम। इसके बाद है कि कांवर पक्षी विहार कहाँ स्थित है? कांवर पक्षी विहार ये कहाँ स्थित है? देख सकते हैं कि कांवर पक्षी विहार स्थित है मुंगेर, गया, पटना या फिर बेगूसराय। कहाँ पर स्थित है? देखिए ये बेगूसराय में है। निम्नलिखित में से किस में चमक पाई जाती हैं? चमक किस में पाई जाती है? देखिएगा, ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ग्रेफाइट, आयोडीन, सल्फर, ए और बी दोनों में। देखिए तो इसमें जो ये 69 प्रश्न है और इसमें देखिए ग्रेफाइट है, वो भी क्या होता है कि विद्युत का सुचालक है, और वो क्या होता है कि चमकीला वो भी होता है, जिससे पेंसिल में उसका यूज होता है। और दूसरा आयोडीन है, आयोडीन भी है, वो काफ़ी चमकीला वो भी होता है। इस तरीके से ऑप्शन डी इसके लिए डी होगा, यानी कि ए और बी दोनों ही चमकीले इसमें चमक पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? जिंक है, फास्फोरस, ऑक्सीजन या फिर सल्फर, किसको? देखिए इसमें जो जिंक होता है, जिंक चूँकि ये धातु है, जस्ता है, और आप जानते हैं कि धातुओं को पीट करके उसको चादरों में बदला जा सकता है, यानी कि उससे पतली चादरें बनाई जा सकती हैं। इसके बाद से हम प्रश्न देखेंगे यहाँ से कि इस नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से है कि निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है? पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता है किसको? धातुओं में ये गुण पाया जाता है कि उनको पतले तार में, यानी कि उससे पतले पतले तार खींचे जा सकते हैं, लेकिन सोना जो है कि सबसे अधिक तन्य धातुएँ हैं। सोना इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण है, ये धातु भी हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी धातु मानव रक्त में पाई जाती है? मानव रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? देखिए जाहिर सी बात है कि लोहे की मात्रा पाई जाती है, और रक्त में जब आयरन की यानी कि लोहे की कमी होती है तो अनीमिया नामक रोग हो जाता है। अनीमिया जो हो जाता है वो लोहे की कमी के चलते ही होता है, रक्त में लोहे की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको पिघलाकर नया रूप दिया जा सकता है? ये 73 प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसको पिघला करके नया रूप हम दे सकते हैं? देखिए इसमें जो लोहा है, जाहिर सी बात है कि लोहा को पिघला करके और इससे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, तो हम उसे पिघला करके एक नए रूप में ढाल सकते हैं या मोड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ से होगा कि किशोरावस्था की अवधि क्या है? आप देख सकते हैं यहाँ पे किशोरावस्था की अवधि क्या है? किशोरावस्था किस उम्र तक की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं? तो इसका सही जवाब है, यानी कि इसको हम बी, यानी कि 11 से 19 वर्ष की उम्र होती हैं उससे किशोरावस्था कहते हैं।
और इसके बाद देखिए आज के लिए इतना ही। आज का इस वीडियो के लिए एक आखिरी प्रश्न देखिए कि सीखने की सबसे अधिक क्षमता होती हैं किसमें? शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में या फिर बाल अवस्था में? तो देखिए सीखने की क्षमता जो होती हैं सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? तो वो सीखने की जो सबसे अधिक क्षमता होती हैं ये होती हैं यानी कि बाल अवस्था में सीखने के लिए सबसे अच्छा उम्र माना जाता है। और इस तरीके से ऑप्शन सी इसके लिए सही जवाब होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और इसके बाद देखिए मात्र 26 प्रश्न और बचे हुए हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इस तरीके से हमारा 1000 प्रश्नों का ये संग्रह पूरा हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमने पहले भी बताया था कि बिहार विद्यालय में जो पाठ्यक्रम है उसी पर आधारित ये सभी प्रश्न हैं। क्लास 3 से 5 और 6 to 8 इन सभी जो विषयों के विज्ञान और पर्यावरण से संबंधित सभी प्रश्न हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगेगी और वीडियो अच्छा लगे तो आप उसे लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। इसके बाद और भी अन्य टॉपिक पर अब वीडियो हम लाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स के साथ साथ सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के विषय शामिल होंगे।